नमस्कार दोस्तों। अभी रात्रि के 10:30 के आसपास हो गए हैं। मैं इस क्लास को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जो वर्तमान पैटर्न है हमें उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि अपन रिवीजन करते हैं, प्रश्न की शैली को नहीं पढ़ते हैं, प्रश्न को करने का तरीका क्या है, कैसे एलिमिनेट करना है अपन को ऑप्शन को, उस तौर तरीके को सीखना है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चूँकि लेब असिस्टेंट का एग्ज़ाम अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने कराया, आने वाले जो एग्ज़ाम जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या आरपीएससी ले रही है, लेकिन परीक्षा का पैटर्न, प्रश्नों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है। तो आइए डिस्कस करें। और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि मैं आपको बताऊँगी कि इस बुक से ये प्रश्न आए, अब आप इस पुस्तक को पढ़ें। हालांकि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप प्रश्नों के लेवल को समझें, किस तरह से प्रश्न को हल करना है। इस चीज़ पे बिल्कुल गौर नहीं करना है कि यार इस मैटर को देख के, इस पीडीएफ को देख के हमें अपना मैटर चेंज करने की आवश्यकता है। आपके पास जो भी मैटर है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उस पर 100% विश्वास करिए। ऑलमोस्ट लगभग चीज़ें सेम होती हैं। एक आध प्रश्न किसी बुक में ज़्यादा होता है, किसी में मैटर कम होता है, और उससे फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचिएगा प्रश्नों को करने के लिए। तो आइए डिस्कस करें। जैसे सबसे पहला प्रश्न कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूछा गया था और 4 कथन इन्होंने डाले हैं और पूछा है इनमें से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। पहले पेपर सीधा सिंपल आता था, कालीबंगा की खोज किसने की, 4 ऑप्शन डाल दिए। अब वो पैटर्न बदल गया है, लेकिन मैटर वही है। आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन इन्होंने डाला है, कथन डाला है कि सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इस स्थल की जानकारी दी थी। और आप जानते हैं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब अब आप ऑप्शन पे देखिए, जिस ऑप्शन में ए नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। आप देखेंगे ए ऑप्शन में ए नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, और डी में भी नहीं है। अगर आपने 2 ऑप्शन काट दिए तो आपके उत्तर सही होने के चांसेस 50% पे आ जाएंगे। 50%। अब ये आपका आंसर सही हो सकता है। अब इसमें आप और देखिए, जैसे बी वाला कथन दे रखा है कि यहाँ जुते हुए खेत भी मिले हैं, और ये फेमस लाइन है, आज से पता नहीं कितने बार ये एग्जाम में आ गया, कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब बी भी एक्यूरेट है। और बी का आप देखेंगे तो अब आपको सी और बी ऑप्शन ही देखना है। 2 तो पहले से ही कट गए, तो इन दोनों में बी आ रहा है, तो इसमें अपन को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए सी ऑप्शन भी दोनों में है, इसका मतलब सी भी अपन को ज़्यादा लेके नहीं चलना है। डी वाला देखिए, यहाँ पाए गए मृद भांड और खपरा हल्के पतले तथा सुनिर्मित नहीं है। ये बात भी क्या है, सही है। इसका मतलब डी बिल्कुल सही है। तो डी सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब सी वाला भी पढ़ लीजिए कि यहाँ छेदों के साथ बालक की खोपड़ी भी मिली है। ये बात भी आपकी सही है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में डाल रखा है। अब आप इस पुस्तक में देखेंगे तो जो डी वाली बात है, पाए गए मृद भांड और खपरा हल्के पतले और सुनिर्मित नहीं हैं, और इसमें आप देखेंगे कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले, हल्के तथा उनमें सुंदर और सुडोलता का अभाव है। आ गई बात, लगभग सेम है ना, यानी सुनियोजित या सुनिर्मित नहीं है। यही बात इन्होंने लिखी है कि यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन हैं, अवशेष हैं, वो पतले हैं, हल्के हैं और उनमें सुंदरता और सुडोलता का अभाव है, सुनिर्मित नहीं है। इसका मतलब ये बात आपकी कालीबंगा सभ्यता में लिखी हुई है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बाकी आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। यहाँ अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मोटी मोटी बात आप देख सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और हनुमानगढ़ जिला हो गया। 6000 वर्ष से भी ये पुरानी सभ्यता मानी जाती है। खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियाँ मिलने के कारण इसको कालीबंगा कहा गया है। बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर इसकी खोज की थी। उसके पश्चात बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया और 5 स्तर इसके सामने आए उत्खनन से। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने थे और तीसरे और चौथे और 5वें स्तर से प्राप्त सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। तो इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा और एक है हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों का धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था और उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले, हल्के और उनमें सुंदरता व सुडोलता का अभाव है। बर्तनों का रंग, जिन पर काली व सफ़ेद रेखाएं खींची गई हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मिट्टी के बर्तनों को लेकर बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो इस प्रश्न में पूछा गया था। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान में यहाँ के निवासियों की स्वाधान पद्धतियों की जानकारी भी मिलती है।
साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिससे मस्तिष्क स्रोत की बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर का भी हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न चेंज इन्होंने करके दिया है। बाकी प्रश्न की प्रकृति बिल्कुल आसान है, अपन को एलिमिनेट करके ही चलना है, ऑप्शन काट के ही अपन को उत्तर पे चलना है। दूसरा प्रश्न देखो, चांद बावड़ी जो आबानेरी दोसा के अंदर है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इनमें देखिए जो आपको परफेक्ट आता है पहले उस पर विचार करिए। यह राजा चंद्र के द्वारा स्थापित की गई थी, जो बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसका मतलब ए तो होगा ही होगा, और ए आप देखेंगे तो चारों में है, इसका मतलब इससे अपना काम नहीं बनेगा। इसका वास्तविक नाम शोभा नगरी था। देखिए वास्तविक नाम इसका अबानेरी था, लेकिन शोभा नगरी नहीं था। तो एक बार अपन, अगर आपको ये नहीं आता है तो आगे चलिए। पर्यटन विभाग के द्वारा प्रति वर्ष मार्च अप्रैल महीने में यहाँ अबानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है, जो आपकी गलत है। ये सितंबर अक्टूबर में ये महोत्सव किया जाता है। मान लीजिए ये भी आपको नहीं आता है। अगर आपको डी वाला आता है कि ये महोत्सव 2 दिनों तक आयोजित होता है तथा राजस्थानी व्यंजन प्रस्तुत किए जाते हैं और नृत्य किए जाते हैं। मान लीजिए आपको डी बिल्कुल आ रहा है, तो डी वाला जिनमें ऑप्शन नहीं है उसको एलिमिनेट करेंगे और आपका आंसर बनेगा या तो बी या फिर सी। इन दोनों में आप देखेंगे तो बी वाला यदि आपको आता है कि इसका वास्तविक नाम शोभा नगरी नहीं था, इसका वास्तविक नाम अबानेरी था, तो इसलिए आपका डिटेल देखिए इसमें, इस किताब के अंदर, चांद बावड़ी अबानेरी दोसा। तो यहाँ पे देखिए पहला तो यही देख लीजिए कि राजा चंद्र के द्वारा स्थापित जयपुर आगरा सड़क पर अबानेरी की चांद बावड़ी दोसा जिले का मुख्य आकर्षण है। और यहाँ पे इन्होंने दूसरी लाइन में दे रखा है कि इसका असली नाम अबानगरी था, परंतु आम बोलचाल की भाषा में अबानेरी हो गया। शोभा नगरी नहीं था, असली नाम अबानगरी था। और यहीं से आपका क्वेश्चन बना है। आगे और देखिए, पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सितंबर से अक्टूबर में अबानेरी महोत्सव बनाया जाता है। ऊपर लिखा है अप्रैल से मार्च से अप्रैल, जो बिल्कुल गलत है। ये जो महोत्सव है 2 दिन चलता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना और लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न गीत और नृत्य इस कार्यक्रम में होते हैं। तो इस तरह से आपका ये दूसरा प्रश्न था। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न था। अब देखिए चांद बावड़ी के बारे में बातें 3-4 ही हैं और इनको इन्होंने कथन के रूप में कितना शानदार क्वेश्चन बनाया है। और क्वेश्चन देखते ही लगता है कि आपको यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जबकि सारी बातें ये पूछ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न बदला है। एक और क्वेश्चन पे अपन नजर डालें। तारागढ़ अजमेर वाले दुर्ग की ये चर्चा कर रहा है। हालांकि एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है। तो इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सबसे पहले अपन को यही चीज़ पकड़नी है कि पूछ क्या रहा है। अभी मैंने पेपर में देखें ज़्यादातर सत्य वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर ध्यान रखना, सत्य नहीं है ये पूछेगा वो, असत्य नहीं है वो पूछेगा, असत्य कौन सा है ये पूछेगा। तो सबसे पहला आपको इसी पे ही गौर करना है। अब दूसरी बात, इन 4 कथन में से सबसे ज़्यादा परफेक्ट आपको कौन सा आ रहा है? जिससे पहला ही ऑप्शन आप देखेंगे, पहला कथन देखेंगे, इससे गढ़ बिटली और अजय मेरू कहा जाता है, जो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता है। इसका मतलब ए विकल्प जो है, ए कथन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन पे चलिए, जिसमें ए नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, आपका बी ऑप्शन चला जाएगा और आपके क्वेश्चन शो सही होने की संभावना हो जाएगी 75%। एक ऑप्शन आपका चला गया। दूसरा देखिए, कर्नल टोड के अनुसार यह दुर्ग चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने निर्मित किया था, जो आपका गलत है। यदि आपको थोड़ा बहुत मालूम है कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला अजय पाल ने करवाया था, पृथ्वीराज तृतीय ने नहीं करवाया था। इसका मतलब बी विकल्प गलत है। ऑप्शन देखो, जिसमें बी है वो काट दो। तो जिसमें बी है इसका मतलब ए ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, आपका आंसर सीधा बन गया क्या? डी, क्योंकि बी तो बिल्कुल ही गलत है। अब मान लीजिए आपको ये विकल्प नहीं आ रहा, ये कथन पता नहीं है, फिर भी आपका आंसर बन जाएगा कि सांझा के शासनकाल में इस दुर्ग का संरक्षक जो था वो विठलदास गौड़ था। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इस दुर्ग को गढ़बिटली कहा जाता है। सी बिल्कुल सही है, सी इसमें भी आ रहा है। और डी क्या दे रखा है? दुर्ग की प्राचीर में 14 बड़े निगरानी टावर लगे हुए थे। आपको सीधा ले चलता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जे हैं, और यही बात इन्होंने लिखी है कि इस दुर्ग की प्राचीर में 14 बड़े निगरानी टावरें लगे हुए हैं। बात एक ही है, डी भी बिल्कुल सही है। तारागढ़ अजमेर वाले की अपन चर्चा करें तो अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग खंडित दशा में है। इसे गढ़बिटली या अजमेरू भी कहते हैं। सांझा के शासनकाल में विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था या संरक्षक था, एक ही बात है। और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम गढ़बिटली पड़ा हो।
कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया था। ऊपर लिखा था विग्रह ये पृथ्वीराज तृतीय, जो बिल्कुल गलत था। और ये अपने 14 विशाल बुर्जें देख लिए, जिसमें घूंघट है, गुगड़ी है, फुटी बुर्ज है, बांद्रा बुर्ज है, इमली बुर्ज है, खिड़की बुर्ज है, फतेह बुर्ज है। ये भी आपके इन फ्यूचर के एग्जाम में इस तरह का ऑप्शन पक्का डालेगा, कथन के रूप में पक्का पूछेगा। कौन सी बुर्ज नहीं है एक अलग देगा, 3-4 इसमें से देगा। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उन्होंने कहा, यह मुंह से निकल पड़ा, वो है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। किसके बारे में? तारागढ़ अजमेर वाले के बारे में। तो ये भी बड़ा शानदार प्रश्न इन्होंने बनाया है, और जबकि अपना मैटर तो इतना ही है। तो इस मैटर से 4-5 बातें पूछी हैं, लेकिन अपन को क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। क्या पता जो चीज़ नहीं आ रही है, कई बार ऑप्शन ही ऐसे कट जाएं कि अपना क्वेश्चन ही सही हो जाए, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा था तब भी काम बन गया। तो प्रेशर नहीं लेना है, ऐसे सोचना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है तो सही नहीं होगा। कोशिश आपको पूरी करनी है, भरपूर करनी है। आगे चलिए, और ये 2 प्रश्न आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार थोड़े बहुत अपन को PYQ पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न तो कथन वाले नहीं पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, पीपल पन्ना, तो मैंने इसको याद भी करवाया था। पीपल का पत्ता कान के जैसा होता है, तो ये आपका कान में हो जाएगा। भंवरकड़ी, इससे पहले आप देख लीजिए, ये कंडोरा और कंदोरा, ये कमर में होता है। कणकती, कंडोरा, कै वाले जितने भी हैं ये कमर के होते हैं। नोगरी हाथ का होता है, और भंवरकड़ी आपका नाक का होता है। मिला लेंगे, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है? इस पे गौर करना है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन ये नहीं पूछा है। डीडवाना खारे की है, पंचभद्रा खारे की है, कुचामन खारे की है, तो मीठे पानी की है बीकानेर वाली कोलायत झील हो जाएगा। एक और शानदार प्रश्न है। अब राजस्थान का एकीकरण बच्चे ने रट रखा है, अब इसमें से कथन वाला क्वेश्चन बनाया है ताकि बच्चे को थोड़ा सा समय लगे, हालांकि है बहुत आसान। प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं की काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। जो टॉपिक जितना आसान है उससे उतना ही हार्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जा रही है, और क्वेश्चन में ज़्यादातर आरोही अवरोही। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको 7 चरण की डेट आपको मोटा मोटी बताऊं तो 18, 25, 18, दोबारा 18 आ रहा है, इसका मतलब अप्रैल की बात है। 18, 25, 18, इसके बाद 30, 30 का आधा 15, और लास्ट 26, 1। ये आपके 7 चरण हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 26, 1। पहले का नाम क्या है? मत्स्य संघ। दूसरे का नाम क्या है? एक प्रकार से राजस्थान संघ। तीसरे का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। चौथे का क्या नाम है? वृहद राजस्थान। तीसरे और चौथे को मिला देंगे तो ये हो जाएगा संयुक्त वृहद राजस्थान। इतने से अपना काम बन जाएगा। देखो, पहले मत्स्य संघ लिखा है, इसका मतलब पहला चरण है तो 18 लिखेंगे। इसके बाद देखो राजस्थान संघ, ये दूसरा चरण है तो इसको 25 लिखेंगे, 18, 25। फिर अगला देखो संयुक्त राजस्थान, तो ये हो जाएगा 18, 25, ये 18 अप्रैल हो जाएगा। और वृहद राजस्थान, इसका मतलब 18, 25, 18, 30 हो जाएगा, ये 30 अप्रैल। अब अपन को डेट से क्या मतलब है, अपन को तो क्रम के अनुसार लेके चलना है। तो सबसे पहले ए आएगा, तो अपन एलिमिनेट करेंगे कि जिसमें ए नहीं है उसको काट दो। 2 ऑप्शन तो चले गए, क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बन गई 50%। आगे देखो 18, 25, 18, इसके मतलब मत्स्य संघ के बाद आ जाएगा राजस्थान संघ, इसका मतलब सी ऑप्शन आएगा। तो ए के बाद सी, एक में यह अपना आंसर हो गया, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद बी वाला हो जाएगा तीसरा संयुक्त राजस्थान, और उसके बाद चौथा जो चरण है वृहद राजस्थान। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेब असिस्टेंट के एग्जाम में कई सारे और भी क्वेश्चन कराए हैं। अगली क्लास अपनी जब भी होगी उसमें और अगले 5-7 क्वेश्चन लेके थोड़ा सा अपन एक्टिव रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्तमान पैटर्न को भी अपन को साथ साथ लेके चलना है कि किस तरह से आजकल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से अपन को प्रश्नों को हल करना है और कैसे अपन को अपडेट रहना है। तो आपका ज़्यादा समय मेरे ख्याल से तो ख़राब नहीं हुआ होगा। बाकी आप इस क्लास को दुगुना स्पीड पे ज़रूर देख लेना। आज की इस क्लास में इतना ही। एक बार पुनः आपसे कहूँगा, मैटर देख के आपके खुद के मैटर पे भरोसा कम मत कर लेना। सब जगह ऑलमोस्ट मैटर एक ही है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि राजस्थान बोर्ड वाली जो किताबें हैं ज़रूर देख लेना, उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, एक कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि वो प्रमाणिक चीज़ें हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से उठते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब अपन ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।